हेलो एंड वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब। दिस इज़ जफ़र। आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर जो हमने कल 10 रूल करे थे। आज रूल नंबर 11 से लेकर रूल नंबर 20 तक जो है वो सेंटेंसेस के रूल डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जेके एसएसबी के, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, फा का हो, एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, या जो लगभग 390 नई जो वैकेंसीज आ चुकी हैं, इनमें इंग्लिश में सेंटेंसेस पे कोई भी क्वेश्चन हो, ये जो 20 रूल हैं इनके बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज फर्स्ट रूल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कल के जो वीडियो थी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड उसके बाद आप लोगों ने पूरा देखा है और इसके लिए भी थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप सबकी जो क्यूरीज होंगी आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस की या किसी भी किस्म की आपको ज़रूरत हो, आप सिंपली मेरे इंस्टाग्राम यानी दैट इज़ इंग्लिश विद जफ़र पेज मुझे जो है वो मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला रूल ये है कि भाई साहब, अगर आप ना रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, अगर प्रोनोन हो कोई, ठीक है, प्रोनोन का जो रेफरेंस होगा दैट मस्ट ऑलवेज बी क्लियर। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैं कहता हूँ, जैसे आपने ना सुना होगा कि ये मैंने बहुत बार सुना है ना, फेसबुक पे कई बार आ जाता है, एक पोस्ट होती है कि भाई साहब, अगर कोई है रानी, लेट्स सपोज कोई रानी होगी, रानी की मदर जो है वो, रानी ने अपनी मदर की हेल्प करी। ठीक है, इस कंडीशन में हम ऐसा लिखेंगे, रानी हेल्प्ड हर, आगे चलते हैं। ठीक है, रानी हेल्प, यार दोबारा यहाँ प्लीज ध्यान से सुनो, रानी हेल्प हर मदर एंड शी हेल्प्ड हर सिस्टर। अब जो ये शी है, ठीक है, अब जो ये शी है ये किसके लिए यूज़ करा गया? क्या ये शी मदर के लिए यूज़ करा गया या शी रानी के लिए यूज़ करा गया? ये इस तरह की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है ना। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई साहब, अगर इस तरह का सेंटेंस, पहले एक सेंटेंस लिखते हैं जो एग्जाम में आता हो, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। मैं अगर सेंटेंस लिखता हूँ, व्हेन राम, ठीक है, व्हेन राम मेट श्याम, ही ग्रेटेड हिम वार्मली। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ही ग्रेटेड हिम जो है ये किसके लिए यूज़ करा गया है? अब बोलेंगे सर कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे हिम जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट में किसी का भी हो सकता है, चाहे वो शाम के लिए यूज़ करा गया हो या राम के लिए। अगर ये राम ना होकर यहाँ पे अगर होता, या शाम ना होकर यहाँ पे अगर होता, क्या यहाँ पे अगर होता शमिया, ओके, या मतलब कोई फीमेल नेम होता, फिर तो हम कहते हैं हाँ यार हिम के लिए यूज़ करा गया तो ऑब्वियसली राम होगा। नहीं, अब यहाँ पे दोनों श्याम है, तो इस कंडीशन में ध्यान से सुनना, ये जो हिम है ये लगता ही नहीं है, ये सब्जेक्ट में सेंटेंस में एरर होता है। ठीक है, तो इसके जगह क्या ठीक होता है? इसके जगह जो ठीक होता है ये होता ही नहीं है, ठीक है, बल्कि जो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका नाम होगा। ओके, यहाँ पे ऐसा आएगा, एंड ही ग्रेटेड राम वामले। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कि वैसे हमेशा प्रोनाउन का जो रेफरेंस होगा, आप ऐसे लिख लें, रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन मस्ट बी क्लियर। ठीक है, प्रोनाउन का जो रेफरेंस होगा वो क्लियर होगा। ओके, डन है। चलिए, तो आज का रूल नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। रूल नंबर सेकंड ये कहता है, यानी रूल नंबर अगर कल के हिसाब से देखूं तो रूल नंबर 12 जो है वो ये कहता है कि जो पैरेलल आइडियाज़ जो होंगे वो हमेशा ग्रामेटिकल फॉर्म में पैरेलल ही रहेंगे। कहने का मतलब ये हो गया भाई साहब कि इसको पहले लिख लेते हैं, ये रूल है ना, हम लिख लेते हैं पहले, पैरेलल आइडियाज़ मस्ट बी इन पैरेलल ग्रामेटिकल फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस लिखता हूँ, अगर आपने कभी सुना होगा शी
लाइक रीडिंग, ओके, मान के चलो शी लाइक रीडिंग, अच्छा सॉरी, स्पीकिंग एंड टू टीच, ओके। मतलब उसको ना, उसको उसको रीडिंग भी पसंद है, उसको स्पीकिंग पसंद है और उसको टू टीच यानी पढ़ाना भी पसंद है। देखो उर्दू में या हिंदी में तो ये क्लियर है, लेकिन जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे क्या कि पैरेलल आइडियाज़ हैं, अगर भाई साहब आइडियाज़ सेम है, तीनों चीज़ें सेम है, तो ग्रामेटिकल में फिर ये पैरेलल क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में जो ये लगा ना टू टीच, ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे सेम सेम हो जाएगा, वन सेकेंड, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा एंड टीचिंग, ठीक है, ये सेंटेंस होगा। ओके, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ओके, अब इसने क्या बोला कि भाई साहब रूल नंबर थर्ड यानी आज का रूल नंबर 13 ये कहता है ओनली वन नेगेटिव विल बी यूज्ड इन अ सिंपल, या इसको सिंपल को हमारे गोल यार इन अ सेंटेंस लिख लेते हैं ना। आप बोले सर ये सिंपल सेंटेंस कौन सा है, देन ये कंपाउंड क्या है, तो मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ रूल यहाँ पे करवाने, टाइप्स नहीं करवाएंगे। हाँ टाइप्स अगर आपको करनी है तो वो भी हमारे इसी चैनल पे ZB लैंग्वेज लैब पे अवेलेबल है, आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, शी डज नॉट लाइक नथिंग, ठीक है। क्या मैंने लिखा यहाँ पे शी डज नॉट लाइक नथिंग। अब नथिंग भी अपने आप में नेगेटिव है और डज नॉट भी अपने आप में नेगेटिव है, तब जो दो चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। अब इसका ठीक वाला वर्जन कौन सा है, तो ठीक वाला वर्जन ये होगा आपका, वो ये है कि शी डज नॉट लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो शी डज नॉट लाइक एनीथिंग ये ठीक है, लेकिन जो ये है ये गलत है। ओके, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया, हमारे पास रूल नंबर 14 था क्या, वो ये बोलता है, ओके वो ये बोलता है रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 ये कह रहा है कि जो डबल नेगेटिव सेंस, देखो पीछे मैंने बोला था कि डबल नेगेटिव वाला नहीं लगेगा, अब यहाँ पे है कि डबल नेगेटिव सेंस भी नहीं लगेगा। ओके, डबल नेगेटिव सेंस इज आल्सो नॉट यूज्ड। अगर इंग्लिश में कभी भी आपको डबल नेगेटिव सेंस हो तो वो हमेशा गलत हो जाएगा वो सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं ना बहुत कम जानता हूँ उसके बारे में, ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, मैं बहुत कम नहीं जानता हूँ, ठीक है। या लेट्स री राइट दिस, ओके हम इसको लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं भाई साहब जहाँ हमारी कमांड है। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, हम लिखते हैं यहाँ पे, हम ऐसा लिखते हैं दैट ही हार्डली नोज हर, एक सेंटेंस ये है। दूसरा है ही हार्डली डज नॉट नो हर। देखो यार ये जो सेंटेंस है ही हार्डली नोज हर, यहाँ पे नेगेटिव है हार्डली, लेकिन ये जो सेंटेंस है यहाँ पे नेगेटिव हार्डली भी है और नेगेटिव आपका डज नॉट भी है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पे दो सेंस नेगेटिव होंगे वो सेंटेंस हमेशा गलत होगा। ऐसे सेंटेंस का हम प्रयोग नहीं करते, ऐसे सेंटेंस का हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हार्डली नोज हर, ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 15 ऐसा बोलता है, रूल 15 ये कह रहा है कि भाई साहब जो मॉडिफायर होंगे वे हमेशा करे जाएंगे उस वर्ड के नज़दीक जिसको वो मॉडिफाई करता हो। बोलिंग सर है नहीं समझ आई, देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अगर मैं एक सेंटेंस पहले मैं लिख लेता हूँ, इसके एग्जाम्पल लिख लेता हूँ ताकि आप नोट्स में ऐड कर सको। मॉडिफायर्स मस्ट बी प्लेस्ड नियर द वर्ड दे
मॉडिफाई। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, मान के चलो आपको ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, मान के चलो आपको ये समझ में नहीं आया जो मैंने बोला है, कभी हम ऐसा लिख सकते हैं शी लाइक्स, या हम ऐसे लिखते हैं, छोड़ लाइक्स को हम लिखते हैं शी राइट्स स्लोली। ये सेंटेंस आपने देखा होगा, ठीक है, वो बहुत स्लो लिखती है। एक ऐसा भी लिखा होगा शी स्लोली एंड राइट्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको सेंस के हिसाब से, आप कहते हो ना सेंस लगाना, सेंस के हिसाब से कौन सा ठीक होगा। अब बोलोगे सर ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना आज तक, शी स्लोली एंड राइट्स, ये तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज जो वर्ब है ना, इसको एडवर्ब क्वालिफाई करने वाला है, तो यहाँ पे फिर एडवर्ब इसका ये है स्लोली। तो ऐसा होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर एडवर्ब हो, यानी कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो। जिस कंडीशन पहला ठीक है तो आंसर इज यस। जिस कंडीशन में आपके पास पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर एडवर्ब हो, तो वही राइट आंसर होगा। दूसरा कभी भी नहीं होगा जिसमें पहले सब्जेक्ट फिर कुछ और होगा फिर वर्ब होगा, तो वो गलत होगा। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। बस ये आप लगा लो कि ये आप आइडिया रख लो अपने माइंड में। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर हमारे पास आ गया 16। पेन चेंज करते हैं, रूल नंबर 16 रूल ये कहता है कि अगर कोई डैंगलिंग मॉडिफायर है, ओके, डैंगलिंग मॉडिफायर है, वो सेंटेंस को गलत कर देंगे। मतलब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, डैंगलिंग मॉडिफायर्स मेक सेंटेंस मेक्स अ सेंटेंस इनकरेक्ट। ओके, अब बताओ तो डैंगलिंग मॉडिफायर किसे बोलते हैं। देखो यार, अगर मैं कहता हूँ जैसे कि मान के चलो कोई लड़की थी, ओके, और जैसे ही उसने रोड क्रॉस करी, रोड क्रॉस करने के दौरान वो ना ड्यूरिंग रोड क्रॉस करने के वो स्लिप हो गई, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यार, खुद सोचो, जब रोड क्रॉस कर रहा था मेरे हाथ से बैग छूट गया, ये ठीक रहेगा, या मैं बोलूँगा जब रोड क्रॉस करते करते बैग छूट गया। अब बताओ, मैंने बोला रोड क्रॉस करते करते बैग छूट गया, ये सेंटेंस ठीक है। रोड क्रॉस करते करते मेरे हाथ से बैग छूट गया, ये क्रॉस, ये ठीक है। अगर मैंने बोला कि रोड क्रॉस करते करते बैग छूट गया, तो यहाँ पे मेन काम किसका हुआ है, काम कौन करा, बैग करा। तो यहाँ पे बैग खुद काम कर ही नहीं सकता, ओके, लॉजिक भी तो होता है, बैग खुद काम कर नहीं सकता। तो ऐसा चीज़ जो खुद काम ना कर सके, हम उसको बोलते हैं भाई साहब ये हमारे लिए मॉडिफायर है, ये हमारे लिए सब्जेक्ट है, तो इन चीज़ों को हम लोग बोलेंगे डैंगलिंग मॉडिफायर। ओके, तो ये चीज़ें कौन सी होगी, डैंगलिंग मॉडिफायर होगी। अब इसको आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। चलिए, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख दूंगा, जो एक्चुअल सेंटेंस है वो कैसे आपने लिखना है। हम लिखेंगे वाइल क्रॉसिंग द रोड शी स्लिप्ड, एक सेंटेंस है। और गलत वाला ये है, गलत वाला ये है वाइल, क्या आप देख लेना, रोड द बैग स्लिप्ड। आप खुद सोचो, बैग स्लिप्ट कर नहीं सकता, तो इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। जो ऑथेंटिसिटी के साथ है वो ठीक होगा, ठीक है। अब खुद सोचो, बैग क्यों, और बैग रोड ही क्यों क्रॉस करेगा। मैंने बोला ना बैग स्लिप हो गई, तो बैग रोड क्यों क्रॉस करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। उसने बोला ना कि उसने वो स्लिप हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस वजह से पहला जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको साफ करता हूँ। ओके, चलिए, उसके बाद हमारे पास आ गया रूल नंबर 17। वो ये क्या बोलता है कि अगर कोई इंटरोगेटरी, ठीक है, सेंटेंस जो होगा वो किसके साथ जाया करेगा, वो या वो क्लिक करेगा ऑक्सिलरी वर्ब में, ओके। ओके, तो इसका मतलब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसका मैं ऐसे बताता हूँ, छोड़िए, ठीक है। पहले होगा क्या, पहले होगा आपका हेल्पिंग वर्ब किसी भी क्वेश्चन में, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर होगा मेन वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट। जैसे मतलब ऐसे हो सकता है, इज
सॉरी, इज राजू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो राजू इज गोइंग टू स्कूल तो ठीक है, लेकिन इज राजू गोइंग टू स्कूल जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, अदरवाइज सेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा इसका। ठीक है, चलिए फिर रूल नंबर 18 हम थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। रूल नंबर 18 कौन सा है? रूल नंबर 18 ये बोलता है कि इन द केस, अगर आपको कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लिखना हो तो क्या करोगे। ध्यान से सुनना, इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नाम की कोई शय होती ही नहीं है। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे अगर मैं बोल दूंगा गो टू हेल, ओके, ये अपने आप पे एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक कमांड है। ओके, अगर मैं बोल दूंगा प्लीज, प्लीज, ठीक है, प्लीज क्लोज द डोर। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्लीज क्लोज द डोर में कहाँ आपका सब्जेक्ट है, कहाँ आपका कुछ और। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल इसका एक फॉर्मेट है। इसमें फॉर्मेट क्या होता है? इसमें फॉर्मेट होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी बात होती है। और वो भी कौन सा? या तो कमांड वाला और या रिक्वेस्ट वाला। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया आपका खाता खत्म। अब हम पढ़ते हैं आपका रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 क्या बोलता है? रूल नंबर 19 ये बोलता है कि अगर सेंटेंस में कोई फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब सेंटेंस फ्रेगमेंट्स आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ऐसा बन सकता है कि भाई साहब लेट्स सपोज एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं लिखता हूँ बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था। अब यहाँ पे क्योंकि मैं बीमार था मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे से कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। तो इसको एक क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आई वाज absent बिकॉज के फिर आई वाज इल, जो भी आपने पूरा लिखना है। ठीक है, कहने का मतलब मैं यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, दैट कोई भी सेंटेंस में अगर फ्रेगमेंट है, अगर वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा दैट वाई यू वर नॉट देयर, वाई यू वर एब्सेंट, तुम एब्सेंट क्यों थे, उस कंडीशन आप कहोगे ना कि सर मैं एब्सेंट इसलिए था या मैं एब्सेंट इसलिए थी बिकॉज आई वाज इल, पूरी क्लैरिटी दोगे तो सेंटेंस में क्लैरिटी आएगी, वरना कोई समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे रूल नंबर हमारा आज का रूल नंबर लास्ट जो कि है रूल नंबर 20, वो ये कहता है, देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो रन ऑन सेंटेंसेस उन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं रन ऑन सेंटेंसेस मस्ट बी करेक्टेड। ठीक है, अगर इनको ठीक करना है, आपको एरर में आ गए तो आप क्या करोगे? आप इन्हें ना पंक्चुएशन की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, आप इन्हें पंक्चुएशन की हेल्प से कर सकते हो, या कहीं पे आपको अगर लग रहा हो तो आप उसमें कंजंक्शन भी लगा सकते हो। कंजंक्शन पंक्चुएशन सब हमने कराई हुई है भाई साहब यूट्यूब पे, टेंशन ना लो। आप सिंपल सिंपल पंक्चुएशन बाय जफर सर लिखना, या इजी क्लासेस पे आपको मिल जाएगी या ज़ेडबी लैंग्वेज लैब पे मिल जाएगी, दो ही चैनल है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, शायद उसके अलावा भी अगर किसी ने उसको उठा के डाला अपने चैनल पे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। ओके, अब इसका हम लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सी आ गई? एग्जाम्पल आ गई अगर हम लिखते हैं ही इज पोर। ठीक है, और अगर आगे हम लिख रहे हैं ही इज पोर, और आगे हम लिख दिया ही इज ऑनेस्ट। देखो यार, वो पोर है ये उसका नेगेटिव है, वो ऑनेस्ट है ये पॉजिटिव। अब बोलोगे से किसी का गरीब होना नेगेटिव, भाई साहब ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ सेंटेंस की जो एक सेंस है वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब उसमें क्या हो गया, दैट ही इज पुअर, वो गरीब है तो नेगेटिव है। ही इज ऑनेस्ट, वो दिल का बड़ा साफ है, ऑनेस्ट है, सच्चा है, अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसमें नेगेटिव भी आ गई, पॉजिटिविटी भी आ गई। जब भी नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो, इनका जो कंजंक्शन होगा दैट विल बी फिल्ड बाई बट। यहाँ पे नहीं कि बट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा इनकी तरफ से बट। तो इस कंडीशन में जब आप बट लगाओगे, ध्यान से सुनना, जब आप बट लगाओगे तो ही सेंटेंस क्लियर होगा, वरना पंक्चुएशन लगाओगे, कंजंक्शन लगाओगे, सेंटेंस पंक्चुएशन ये है, ठीक है, कॉमन पंक्चुएशन ये लग गई, कंजंक्शन ये लग गया, तब सेंटेंस में क्लैरिटी आएगी, वरना सेंटेंस में कोई भी क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यही कुछ एक सेंटेंसेस पे बेस्ड रूल्स थे
ओके, आज ये रूल होते हैं ख़त्म। कल हम करेंगे जीकेपी कांस्टेबल जो कि 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, जो 1 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और उसके इंग्लिश के क्वेश्चन को आप लोग टैकल कैसे कर सकते थे, बिकॉज उस एग्ज़ाम में अगर कोई टफ चीज़ आई थी दैट वाज इंग्लिश। ओके, थैंक यू सो